ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जाम्पल नंबर 54 जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। अभी लॉन्ग सम्स जो है वो चल रहे थे हमारे। ठीक है, लास्ट मैंने आपको जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर था वो मैंने करवाया था आपको। ठीक है, एंड इसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 54 जो है वो मेरे को करवाना है। ठीक है, ये भी लॉन्ग सम है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, उसके नीचे आपको नोट्स दी हुई हैं एंड एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाओ। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, 2 पेज का आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले पेज पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। दूसरे पेज पे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। उसके नीचे अपने इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट। एंड फाइनेंसिंग के नीचे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटीज का जो प्लस माइनस करके आंसर आता है। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम प्लस करेंगे तो हमारा जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आना चाहिए। इसके बाद साइड में मैंने पहले से ही एक वर्किंग नोट्स पहले से ही बना लिए हैं 2 अकाउंट्स के, अगर एडजस्टमेंट्स में हमें जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट से यहाँ पे नोट्स के नीचे लिखा हुआ है नोट डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 31/3/2020 एंड 21 आर 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 2 साल का आपको डिविडेंड दिया हुआ है। इस पे जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो पिछले साल का डिविडेंड है 60,000 प्रपोज डिविडेंड वो हमारे काम का है। ठीक है, उसके यहाँ पे जो इफेक्ट्स है वो होंगे। सबसे पहले उसका जो इफेक्ट है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में होगा। ठीक है, ये उसका पहला इफेक्ट होगा यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। इसकी जो अमाउंट है क्वेश्चन में आपको दी हुई है 60,000। जो करंट ईयर का 80,000 दिया हुआ है वो कोई काम का नहीं। ठीक है, ये जो 80,000 है वो कोई काम का नहीं। अच्छा, इसका जो दूसरा इफेक्ट है, क्योंकि ये डिविडेंड हमने पे किया, तो जो इसका दूसरा इफेक्ट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। ये रही फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम आउटफ्लो में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो हम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट है -60,000। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके 2 इफेक्ट्स हो गए। फिर आपको पहली एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 75,000। ये बिल्डिंग के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट भी बिल्डिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 63,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो अकाउंट है वो मैं बना लेता हूँ। फॉर्मेट तो चलो मैंने पहले से ही कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट। अब डेबिट का मतलब होता है प्लस, एसेट का अकाउंट है तो डेबिट का मतलब होगा प्लस, क्रेडिट का मतलब जो है वो होगा माइनस। अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये आपको नॉन करंट एसेट में, टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो न्यू ईयर आपको पहले दिया हुआ है, फिर आपको ओल्ड ईयर दिया हुआ है। तो सिर्फ इस चीज का ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का जो है वो आपको ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख एंड 6 लाख, ओपनिंग भी 6 लाख है, क्लोजिंग भी 6 लाख है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे गया अकाउंट में, डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख एंड इसके नीचे इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी आपको 6 लाख ही दिया हुआ है। यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस CF, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 लाख। ओके, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट हो गया। फिर बिल्डिंग परचेज आपको दी हुई है 75,000 की बिल्डिंग हमने परचेज की। तो बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी, प्लस होगी, तो मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बिल्डिंग परचेज। 75,000 की बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग में मैंने डेबिट किया, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये पैसा जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग खरीदेंगे तो ऑब्वियसली पैसे पे करने पड़ेंगे। तो कैश आउटफ्लो में आप में लिखूंगा बिल्डिंग परचेज, यहाँ पे आएगा -75,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है कि एक बिल्डिंग थी 63,000 की बिल्डिंग। 63,000 की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, 63,000 की बिल्डिंग हमने 5,000 रुपीज के लॉस में बेची। ठीक है, 63,000 की बिल्डिंग -5,000 का लॉस, ये होता है 63,000 -5,000। ठीक है, ये होता है 58,000।
तो ये बिल्डिंग हमने 58,000 रुपीज में बेची। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये बुक वैल्यू है बिल्डिंग की, इसका कोई भी कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये लॉस है और ये सेलिंग प्राइस है, इसके इफेक्ट्स ऑब्वियसली होंगे। सबसे पहले तो ये जो लॉस है, ये माइनस, इसकी साइन मैंने आपको इसका इफेक्ट जो है वो सिंपल तरीके से याद करवाया है। अगर साइन माइनस की है तो हम माइनस वाली साइड पे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड वाली एंट्री क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। एंड अगर यहाँ पे प्लस की साइन है, प्रॉफिट है, तो हम प्लस वाली साइड एंट्री करेंगे, डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाली साइड है, मतलब लॉस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। 5,000 का हमारा लॉस हुआ, ये यहाँ पे हुआ क्रेडिट, यहाँ पे हुआ माइनस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसमें होगा प्लस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एंड यहाँ पे 5,000 रुपीज जो है वो प्लस होगा। दो इफेक्ट्स मैं अभी कर रहा हूँ। जब मैं ऑपरेटिंग के सम्स आपको करवाता था या जब मैं इन्वेस्टिंग के सम्स आपको करवाता था, तब मैं आपको सिर्फ बता देता था कि ये इसका पहला इफेक्ट है, ये इसका दूसरा इफेक्ट है। पर अभी वो इफेक्ट जो है वो मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद ये भी हो गया, इसका भी इफेक्ट हो गया। फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा बिल्डिंग सोल्ड, एंड हमने 58,000 रुपीज में बिल्डिंग बेची, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम हो गई। बिल्डिंग में हमने किया माइनस, पर बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इनफ्लो में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिर्फ बिल्डिंग सोल्ड लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, एंड यहाँ पे 58,000 जो है वो प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट को टैली कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 6,75,000, एंड डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 6,63,000। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो जो बैलेंस है, जो इसका बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय, सबसे पहले यहाँ पे इसका चलो बैलेंस फाइंड कर लेता हूँ। तो 6,75,000 में से 6,63,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 का डिफरेंस है, ये माइनस वाली साइड पे। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो माइनस वाली साइड पे, मतलब ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट हमने फाइंड की। ये डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट यहाँ पे हुआ माइनस, दूसरा इसका इफेक्ट होगा यहाँ पे ऑपरेटिंग में, यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हमने फाइंड किया जस्ट 12,000 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 12,000 रुपीज। चलो ये इस एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। फिर तीसरी एडजस्टमेंट टैक्स की दी हुई है। जैसे ही टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, मैं सबसे पहले टैक्स का जो अकाउंट है वो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो एक और अकाउंट मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, इसमें क्रेडिट का मतलब प्लस होता है एंड डेबिट का मतलब जो है वो माइनस होता है। इसमें चार ही अमाउंट्स आती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, क्रेडिट साइड पे इसका आता है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड पे आता है इसका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, उसके बाद जो टैक्स हमने पे किया वो डेबिट साइड पे आता है, यहाँ पे आता है टैक्स पेड, एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, ये चार अमाउंट्स ही इसमें होती है। सबसे पहले इसका जो एडजस्टमेंट में सॉल्व करूँ, इससे पहले इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में लिख देता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको दिया हुआ है, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन की नोट आपको यहाँ पे दी हुई है नीचे। इसमें लिखा हुआ है इसका ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। ठीक है, 40 एंड 70, 40,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, 70,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के कभी भी कोई भी इफेक्ट पूरे चैप्टर में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे शब्द कौन सा यूज किया हुआ है? प्रोवाइडेड। जो पिछला सब मैंने आपको करवाया आपके सीबीएसई का सैंपल पेपर, उसमें पेड शब्द यूज किया हुआ था, इसमें शब्द यूज किया हुआ है प्रोवाइडेड। ठीक है, 80,000 टैक्स हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, प्रोवाइड किया तो उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा 80,000 का, टैक्स प्रोवाइडेड वाली साइड पे। ठीक है, तो टैक्स पेड वाली अमाउंट इसमें नहीं दी हुई है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 40 एंड 80 होता है 120,
120 जो है वो यहाँ पे भी आएगा, 120 में से 70 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो 50,000 रुपीज जो है वो हमारा डिफरेंस है। अब इसके बाद ये जो टैक्स प्रोवाइडेड है करंट ईयर का जो टैक्स है 80,000, ये हमारे वर्किंग नोट्स में जाता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ठीक है, एंड उसकी अमाउंट जो है 80,000 दी हुई थी शायद, मैं एक बार वापस से चेक करूँ, 80,000। ठीक है, 80,000 रुपीज जो है वो वहां पे मैं वर्किंग नोट में ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जो हमने टैक्स पे किया उसका भी दूसरा इफेक्ट होगा। जो हमने टैक्स पे किया उसकी अमाउंट है 50,000, ये हमने फाइंड की। ये टैक्स जो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे यहाँ पे लेस इनकम टैक्स पेड में माइनस होगा। ठीक है, माइनस 50,000। चलो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स जो है वो सारी कंप्लीट हो गई। बस इसके बाद अभी देख के लिखने के बाद से, कंपनी का नाम है सुपर इंडिया लिमिटेड, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ सुपर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 4 लाख, अभी हो गया 6 लाख। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे, मतलब इसको ऐसे मैं बोलता हूँ, जो भी बैलेंस शीट में है उसका एक इफेक्ट होता है, बैलेंस शीट के डिफरेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल है, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए बढ़ गई तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। हम फाइनेंसिंग में जाएंगे, एड इनफ्लो में मैं यहाँ पे लिखूंगा शेयर कैपिटल इशू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख रुपीज, इनफ्लो में मैं लिखूंगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसका एक ही इफेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। ओपनिंग दिया हुआ है 1 लाख, क्लोजिंग दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख में से, क्लोजिंग वाले में से 2 लाख में से जो ओपनिंग वाला है 1 लाख वो माइनस होगा, तो आपका जो बैलेंस है वो आएगा 1 लाख। ठीक है, ये जो आपका बैलेंस है ये आया 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिया हुआ है। नोट्स वगैरह नहीं दी हुई है किसी की भी, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन की नोट दी हुई थी, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, आप नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ था पहले 2 लाख, अभी हो गया 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपीज की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने पे कर दी, रीपे कर दी। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो में मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेड। ठीक है, यहाँ पे माइनस में आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज डिक्रीज हो गई, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज जो है वो माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे उसके बाद आपको दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको दिया हुआ है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बैंक लोन की वैल्यू पहले थी 10,000, अभी हो गई 0 रुपीज। 2020 में थी 10,000, 21 में हो गई 0, मतलब 10,000 रुपीज हमने बैंक लोन पे कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे, आउटफ्लो में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक लोन रीपेड, एंड यहाँ पे लिखूंगा माइनस 10,000। ठीक है, पहले थी 10,000, अभी हो गई 0, मतलब पूरा का पूरा लोन हमने पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड पेएबल, उस पर क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले थी 60,000। ठीक है, क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले थी 60, अभी हो गई 45, तो 15,000 रुपीज की जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो कम हो गई। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड पेएबल्स, मतलब क्रेडिटर्स लिख देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू जो है वो 15,000 रुपीज जो है वो कम हो गई, तो 15,000 जो है वो माइनस होगा। करंट लायबिलिटी में सीधा रूल, करंट एसेट का उल्टा रूल। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो हो चुका है। लायबिलिटी वाली साइड कंप्लीट हो गई, अभी हम एसेट वाली साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे है इजी, है सिंपल पर लेंथी है सिंपल पर लेंथी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटर्न प्रैक्टिस इस चैप्टर में अगर नहीं करोगे तो पूरा ही नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखते रह जाओगे एग्जाम में, पेपर ही पूरा नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपको नॉन करंट एसेट में टेंजिबल बिल्डिंग दी हुई है, वो हो चुका है। इनटेंजिबल में आपको पेटेंट्स दिया हुआ है। पेटेंट्स की वैल्यू पहले थी 50,000, अभी हो गई 45,000। 5,000 रुपीज पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई। पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई तो हम उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन।
यहाँ पे मैं लिखूंगा अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। 5000 रुपीज इसकी वैल्यू कम हो गई तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थी 0, पहले थी डैश डैश, अभी हो गई 75,000, मतलब हमने 75,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे लिखूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज में यहाँ पे आएगा -75,000 रुपीज, क्योंकि पहले थी 0 रुपीज एंड अभी होगी 75,000 रुपीज, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो खरीदी होगी। फिर आपको यहाँ पे करंट एसेट दिया हुआ है। करंट एसेट में आपको सबसे पहले दी हुई है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू पहले थी 10,000, अभी हो गई 15,000। एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा इन्वेंट्रीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 ऐड में। चलो ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू पहले थी 120, ठीक है। डेटर्स की वैल्यू थी पहले 120, अभी हो गई 195, ठीक है। तो डेटर्स की जो वैल्यू है वो पहले थी 120, अभी हो गई 195। 75,000 रुपीज डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स एंड -75,000 जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर आपको यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। उसका इफेक्ट लास्ट टाइम में भी मैंने समझाया था, मैं वापस से समझा रहा हूँ। जो ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। जो ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000। एंड जो क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हमारा फाइनल आंसर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अभी तो आपको दिया हुआ है, पर एग्जाम में ये लोग क्या करेंगे, एग्जाम में ओपनिंग वाली वैल्यू देंगे 30,000, क्लोजिंग की जगह पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लोजिंग वाला आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे। अभी तो क्या, अभी सम्स हैं, टेक्स्ट बुक है, तो ये वाली अमाउंट 85,000 वाली अमाउंट आपको दी हुई है, ठीक है। पर जब आप एग्जाम में सम सॉल्व करोगे तो ये वाली अमाउंट आपको नहीं दी हुई होगी, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। ये 85,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका फाइनल आंसर है। अगर आपका आंसर 85,000 आ गया मतलब आपने सम सही सॉल्व किया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये फाइनल आंसर है ना, नहीं देते स्टूडेंट्स को, ओके। पर फिर भी अगर दे दिया है तो बहुत अच्छा, अगर देते हैं तो बहुत अच्छा, हमको पहले से ही आंसर पता हो जाएगा हमारा, ओके। तो पहले से ही लिख देने का, अगर आपको आए नहीं आए पहले से, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पहले से ही लिख दो, क्योंकि हर एक टिक के मार्क्स होते हैं, ठीक है। हर एक अमाउंट के कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, तो अगर नहीं भी आता है आंसर तो भी लिख के आ जाओ, ठीक है। मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या जाता है। अभी ये समझो है वो कंप्लीट हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ ये टैली करना बाकी है। तो ये 1 लाख इसका बैलेंस, इसमें 60,000 एंड 80,000 प्लस, तो 2,40,000 इसका बैलेंस आएगा। 2,40,000 जो है वो हमारी सम की पहली पहली लाइन होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हाँ अब अच्छा, मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको टैली कर देते हैं। तो सबसे पहले ये 2,40,000, ये 5,000 उसमें प्लस करेंगे, ये 12,000 प्लस करेंगे, ये 5,000 वापस से प्लस करेंगे। इसका आंसर आ रहा है 2,62,000, ठीक है। अब 2,62,000 में ये 5,000 जो है वो प्लस करेंगे एंड ये दो अमाउंट्स हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 177। हाँ ये लोग कैसे लिखते हैं मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। आपके जो सैंपल पेपर में लिखे हुए आंसर्स उन्होंने ऐसे लिखे हैं, पहले 15,000 ऐसे लिखा है माइनस में, फिर यहाँ पे आपको ऐसे लिखा है 75,000, फिर सबसे पहले इसका टोटल किया है, ठीक है। मतलब ये 15,000 एंड ये 75,000 ऐसे किया है, एंड उसके बाद 90,000 आउटर कॉलम में लिखा है, ठीक है। इन्वेंट्रीज में भी पहले 5,000 इनर कॉलम में लिखते हैं ये लोग, ओके, फिर आउटर कॉलम में लिखते हैं 5,000। तो ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने सोचा मैं वो भी आपको बता दूं, ठीक है। तो ये 2,62,000 प्लस 5 एंड उसमें से 90 जो है वो माइनस, तो ये हो जाएगा 1,77,000। अच्छा इसमें भी, यहाँ पे भी ये अमाउंट ये लोग अंदर लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे भी अंदर ही लिख देता हूँ ये वाली अमाउंट। पहले ये वाली अमाउंट जो है ना ये लोग हमेशा अंदर लिखते हैं, फिर जो टोटल वगैरह है वो आउटर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल तो कहीं पे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर सम सॉल्व करने वाले जो हैं वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 12,000 है 5,000, ठीक है। आंसर तो सेम ही आने वाला है वैसे भी, ठीक है। हो जाएगा 240 एंड 222,
ठीक है, आंसर तो उतना ही रहेगा। हाँ, अब इसके बाद ये जो टैक्स हम पे करेंगे तो 1,77,000 में से 50,000 जो है वो टैक्स पे हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1,27,000। ठीक है, इसको कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने की आदत होती है अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट वहाँ पे क्रेडिट, इसमें है ही नहीं डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी। ठीक है, तो ध्यान दो। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने आउटर कॉलम में लिखा है 58,000 एंड यहाँ पे 75,000 माइनस में, यहाँ पे भी -75,000, तो जो टोटल है -75,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,50,000। ठीक है, अब इसका 58,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, जो कि चलेगा, माइनस में आ सकता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी मैं इनर कॉलम में अमाउंट लिख देता हूँ 2 लाख। फिर यहाँ पे 3 अमाउंट्स हैं, -60, -1 लाख, ब्रैकेट लगाना आप प्लीज, एंड -10,000। इसका बैलेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -60,000, -1 लाख, -10,000। ठीक है, -1,70,000। ठीक है, अब वापस से ये 2 लाख में से 1,70,000 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है +30,000। इसके बाद तीनों एक्टिविटीज का जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज है वो यहाँ पे करेंगे, इसका भी आंसर प्लस या माइनस में आ सकता है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर 1,27,000, उसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो आंसर है ये रहा 92,000, वो माइनस। उसके बाद ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसका 30,000 प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है 65,000 रुपीज। अब इस 65,000 को एंड ये 65,000 को एंड 30,000 को प्लस करके 85, 2 मिनट रुको, 95,000 आ रहा है, मतलब कोई मिस्टेक है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 85,000 दिया हुआ है। ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आ रहा है 65,000 एंड 30,000 को प्लस करके 95,000। ठीक है, मतलब मेरी कोई मिस्टेक है। मैं एक बार वापस से इसको रीचेक कर लेता हूँ। ये 1,27,000, ये इसमें से जो 92,000 है वो माइनस एंड 30,000 प्लस 65 आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस। कोई मेरी अमाउंट शायद मैंने गलत लिख दी है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये रही मिस्टेक, इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो 5,000 इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस में लिखा है, वो माइनस में आएगा, चेंज कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। यहाँ पे इन्वेंट्रीज, मेरी मिस्टेक। ठीक है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो गई है, मैंने गलती से वो ऐड में लिख दिया है। ठीक है, उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -15,000, -75,000, -5,000। ठीक है, तो 2,62 में 95 माइनस करेंगे 1,67, 1,67 में -50,000 करेंगे 117, बाकी सब कुछ सेम रहना चाहिए। हाँ, अभी 1,17 -92। ठीक है, वापस से 1,17। ठीक है, इसमें से 92,000 जो है वो माइनस एंड ये जो 30,000 है वो प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है 55,000। ठीक है, 55,000 प्लस 30,000 85,000 आता है, हो गया। ठीक है, एक मेरी मिस्टेक थी, मैंने जल्दी जल्दी में शायद वहां पे ऐड में लिख दिया होगा। ठीक है, वो मैंने मिस्टेक करेक्ट कर दी। इसी के साथ ये सब हमारा खत्म, टैली हो गया। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 54। ठीक है, इसका क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो है ये इसका आंसर है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्क्रॉल कर देता हूं मैं। पॉज करके लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बाद ये लास्ट की फाइनल कैलकुलेशन। फिर वर्किंग नोट्स शो कर देता हूं।
ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट। ठीक है, उसके बाद साइड में जो अकाउंट्स वगैरह हैं उसका भी वर्किंग नोट शो कर देता हूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे एंड इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स में सॉल्व कराऊंगा लॉन्ग सम्स ऑब्वियसली।